गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 30 अगस्त 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम उसी दिशा में यूपीएससी के सिलेबस के साथ में इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम आज करते हैं हिस्ट्री के साथ में कि आज के दिन में हिस्ट्री में क्या हुआ है। हम देख पाते हैं कि 30 अगस्त 1574 को यहाँ पर सिख धर्म की जो गुरु परंपरा है उसके साथ में आगे बढ़ते हुए चौथे गुरु जो कि थे यहाँ पर गुरु रामदास साहिब जी, उन्होंने गुरु बनने की जो अपनी पदवी थी उसको संभाला था। ये अपने जीवन के आखिर तक यहाँ पर जो गुरु हैं वो रहे और 1581 के अंदर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचवें गुरु जो हैं वो आते हैं अर्जुन देव जी। तो चलिए समझते हैं कि सिख ट्रेडिशन के अंदर कितने गुरु आज तक हुए हैं, इनके संस्थापक क्या थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। हम देख पाते हैं कि सिख ट्रेडिशन के अंदर में गुरु की जो एक पदवी थी, एक ट्रेडिशन था, उसको बहुत महत्वता दी गई है और इसकी शुरुआत की गई थी गुरु नानक देव जी के द्वारा। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु बनते हैं और इन्होंने एक ओंकार का जो है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए एक जो पैगाम था वो भी दिया था। इसके अलावा जब दूसरे गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु अंगद देव जी। इसके अलावा हम गुरु अमरदास जी को देख पाएंगे। फोर्थ गुरु गुरु रामदास साहिब जी हैं। फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव जी। सिक्स्थ गुरु यहाँ पर आ जाते हैं हरगोविंद सिंह जी। सेवेंथ गुरु थे गुरु हरराय साहब जी। एट्थ गुरु बनते हैं गुरु कृष्ण साहब जी। नाइन्थ गुरु बनते हैं गुरु तेज बहादुर साहिब जी और 10th गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह साहब जी। इन्होंने यहाँ पर गुरु ग्रंथी जो है उसको भी लिखा था, यानी जो भी गुरु की पूरी परंपरा थी और जो जो गुरु के यहाँ पर उनके काम थे उनको जो जो बताना था वो इन्होंने लिख दिया था और इनके बाद में फिर कभी कोई गुरु नेक्स्ट आए नहीं। ये यहाँ पर 1708 के अंदर लास्ट गुरु को हम देख पाते हैं सिख ट्रेडिशन के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को जो कि हमारे मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर? जब हम बात करते हैं सोसाइटी की एंड सोशल जस्टिस की। सोसाइटी एज वेल एज सोशल जस्टिस के अंदर यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से एक वनरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन का हम बोल सकते हैं जो कि है वुमन। वुमन क्यों वनरेबल हो जाती है? बिकॉज क्योंकि सशक्तिकरण अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या करती हैं, घर पे रहती हैं, शिक्षा का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर उतने नहीं मिल पाए हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स मेल्स, जब हम आदमियों की बातें करते हैं। तो अब यही इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और जो ये रेप केस हुआ है कोलकाता के अंदर उसको समझते हुए उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बोला कि इनफ इफ इनफ, बहुत हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं। वो कहती हैं कि अब समय आ गया है उठने का और समझने का कि ऐसे जो ये सब केस होते हैं उनके पीछे का एक्चुअली में कारण क्या है। जब हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रेसिडेंट समझ में आता है कि ये जो क्राइम्स होते हैं वुमन के खिलाफ ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि इंसान, हमारी सोसाइटी के अंदर आदमी ये सोचता है, एक माइंडसेट लेकर चलता है कि वुमन जो है वो लेस पावरफुल है, यानी कि शक्ति उसके अंदर कम है, लेस कैपेबल है, कुछ भी करने की योग्यता उसके अंदर कम है एंड लेस इंटेलिजेंट है, यानी कि उसके अंदर जो बुद्धि भी है वो भी एक आदमी से, एक मैन से कम है। ये जो माइंड सेट है यही यहाँ पर औरत के खिलाफ हिंसा को जन्म देता है। हालांकि आप किसी भी स्पेयर में आकर फैक्ट यानी कि तथ्यों से इस बात की पूर्ति कर सकते हैं कि ये माइंड सेट बिल्कुल गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आज हमारे सभ्य समाज, अगर हम बनने की यहाँ पर बात करें और ऐसे सभ्य समाज के अंदर अपनी बहनों, अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों के साथ में अगर इस प्रकार के अत्याचार हो जाते हैं तो फिर हम सभ्य समाज कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी सिविल
सोसाइटी के अंदर में, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर में यहाँ पर एट्रोक्रेसीज की तो जगह हो ही नहीं सकती है। और ये तो चलिए बहुत बड़ा केस था, लेकिन इसके अलावा भी दिन प्रतिदिन जो महिलाएं हैं उनके ऊपर हमें अलग अलग प्रकार की एट्रोक्रेसीज जो है वो देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अत्याचार देखने को मिलते हैं। और उसी का एक उदाहरण हमें अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देगा। अगेन ये आर्टिकल फिर से वुमेन एंड उनकी सेफ्टी के ऊपर है। लिखा गया है अरोमिता चक्रवर्ती के द्वारा, एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं द एलिफेंट इज द रूम। कह रही है कि जब भी हम कभी रेप के बारे में बात करते हैं तो हम बड़े बड़े रेप्स की बात करते हैं, जहां पर हिंसा जो है वो इतनी अधिक हो गई कि उसने रूह कपा देने वाली हमारे सामने एक स्थिति को लाकर रख दिया। इसी का उदाहरण देख सकते हैं आप, जब कोलकाता में 36 घंटे की एक शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद में महिला डॉक्टर के साथ में इस हद तक जो अत्याचार है वो किया जाता है कि उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है, तो पूरा देश जाग जाता है, सबको बुरा लगता है। लेकिन जब कुछ ऐसी ही घटना हम देखते हैं कि एक नर्स के साथ होती है जो कि हिमाचल में थी, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि उनकी जान नहीं गई, तो सारा देश को किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। यानी कि आइडल विक्टिम की हम एक छवि के प्रति यहाँ पर ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आइडल विक्टिम से क्या मतलब हुआ कि जब किसी के साथ में हिंसा की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, तब हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब रोजमर्रा में ये हिंसा किसी न किसी के साथ होती ही रहती है, तब हम उसको बड़ा जर्नलाइज कर देते हैं, उसका बड़ा सामान्यकरण जो है वो कर देते हैं, और उसी का एक रूप हमें इतने बड़े जो हिंसा के हम फिर बाद में स्थितियां देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, इतनी बड़ी सिचुएशंस में देखने को मिलता है। क्योंकि जब रोजमर्रा अगर वो सब हो रहा था, जब किसी की जो औरत है, किसी की माँ को यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ रहा था, जब किसी को गालियां सुनने को मिल रही थी, अगर जब कोई समाज में से उठता और रोकता, तो शायद जो देखने वाला बच्चा था उसको ये बात बड़ी समझ में आ जाती है कि ये सब करना गलत होता है, ये सब करना ठीक नहीं होता है, और शायद इस हद तक की स्थितियां हमारे सामने नहीं आती। लेकिन हम उन पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो बात करती है खुद के एलिफेंट पे जो कि बहुत बड़ा है, और उसने तो स्पेस और कहीं पर रूम में रखा ही नहीं है। लेकिन अब सही स्थिति और सही समय आ गया है। अगर इस सेफ्टी की बात अगर हम करते हैं, तो वुमन के ऊपर केवल और केवल फिजिकल सेफ्टी की ना बात करते हुए बिहेवियरल व्यवहारिक सेफ्टी सुरक्षा, और यहाँ पर साइकोलॉजिकल मानसिक सुरक्षा की भी बात करनी होगी कि इन सभी घटनाओं से कितना प्रभाव एक औरत के ऊपर बनता है, और हमने कैसा एक समाज बना लिया है जिस समाज के अंदर एक माता जो है वो अपनी पुत्री को एक ही चीज़ समझाती है, अपनी बेटी को एक ही चीज़ समझाती है कि अपना ध्यान रखना, विजिलियंट रहना, तुमको तुम्हारी सुरक्षा जो है वो तुम्हारे हाथों में है। तो क्योंकि ये एक व्यवहार बन चुका है हर महिला के जीवन में, तो वो आगे बढ़ने वाली अपनी खुद की बच्ची को भी यही व्यवहार जो है वो सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ माता के ऊपर डिपेंड है या सिर्फ बेटी के ऊपर डिपेंड है कि उनको, ये एक मेंटल बर्डन है जो कि पूरा परिवार झेलता है। जब किसी घर में एक बेटी होती है तो बहुत सारे अवसरों तक उसको इसीलिए नहीं पहुंचने दिया जाता, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उससे इसलिए छीन ली जाती हैं कि उसकी सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, कि उसके ऊपर विजिलियंट कौन रहेगा, नजर कौन रखेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़कर कौन आएगा, चाहे वो पढ़ने जा रही हो या फिर खेलने जा रही हो। हमेशा यहाँ पर हमारे समाज ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि हमेशा एक लड़की के ऊपर ही ये जिम्मेवारी रहती है कि वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखे। अगर हम यहाँ पर एनसीआरबी का डाटा देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो हमें समझ में आता है हर साल 31,000 से ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे रेप के केसेस जो हैं वो लिखे गए हैं। अब ये ऐसे केसेस हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है, सोच कर देखिए उन केसेस की मात्रा जिनमें हद इतनी पार नहीं हो पाई, जो सेक्सुअल ऑफेंस के चक्कर में कभी किसी को छू दिया गया, किसी के ऊपर कमेंट कर दिया गया। अब ये समझ में आता है कि हर 3 में से 2 औरतों ने कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर, जब वो अडोलसेंट के अंदर आई हैं, तो ऐसी घटनाओं से सामना किया ही है। और ये सब तो यहाँ पर बात हो रही है
मिडिल क्लास की। सोचकर देखिए जो और ज़्यादा पुअर हैं उनके साथ में और कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता होगा। सो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं, इनसे जो भी वुमन होती है उनको ट्रॉमा जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा एम्पावरमेंट की यहाँ पर बहुत बात हो रही है। जब हम बात करते हैं जीडीपी की तो हम कहते हैं कि वुमन को भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा मिले, वुमन भी यहाँ पर आकर काम करे, सो दैट जो हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े और आगे फूले। लेकिन हम भूल जाते हैं इन सारी बातों को कि एम्पावरमेंट लाने के लिए, सशक्तिकरण लाने के लिए वुमन को पहले माइंड से फ्रीली तो होना पड़ेगा ना, अच्छे से उसके पास भी अवसर तो होने चाहिए ना। तो ये एक सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों में और वुमन में देखने को मिलती है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत देखने को मिलती है, वैसे ही ये खुद से ही खुद को ब्लेम करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। इंटरनलाइज ब्लेम एंड गिल्ट जो है वायलेंस के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी जो महत्वता यहाँ पर है वो निभा रहा है। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो यहाँ पर अवेयरनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड कॉन्स्टेंट विजिलियंस ऑन वुमेन्स मेंटल हेल्थ। वुमन जो है उनको चूज करना चाहिए कि उनकी सेफ्टी और उनकी फ्रीडम के अंदर क्या यहाँ पर बीच के अंदर में गैप है। अब देखिए मी टू नाम का यहाँ पर एक समय पे मूवमेंट चला था जिसने साइकोलॉजिकल टॉल ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट को बिल्कुल सबके सामने लाकर रख दिया था। हमें सपोर्ट सिस्टम लेकर आने की आवश्यकता भी है। इसका एग्जाम्पल हम यूके जैसी कंट्रियों से देख सकते हैं, जहाँ पर यूके वुमन एड फेडरेशन जो है वो करवाई जाती है, सो दैट किसी भी वुमन को अगर कोई भी डोमेस्टिक अब्यूज से वो सर्वाइवर है और उनको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी एड अगर उनको चाहिए तो वो उनको मिल सके। इसके अलावा सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन जो है वो भी हमें बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं स्वीडन के जैसी कंट्री से। स्वीडन देश में हम देख पाते हैं कि कैसे जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज लेकर आई गई हैं, ताकि हमेशा जो सेफ्टी है पब्लिक स्फेयर में और उसके जो रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म है वो हमें देखने को लगातार मिल सके। तो ये सब हमें करना होगा। फिलहाल अभी तक आप यहाँ पर रुक गए हैं तो मैं बता देती हूँ। देखिए मेरा नाम अनु रानी और मैं डेली आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो है वो सुबह सुबह प्रोवाइड करवाती हूँ। ये वीडियो जो आगे होने वाली है ये पूरी की पूरी यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल से करते हैं जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम एक प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी होती हूँ, उसी से ये सवाल बनाकर लाती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग किस हिसाब से यहाँ पर जो तैयारी है वो कर रहे हैं। फिर हम मेन से रेलिवेंट जितनी भी खबरें होते हैं उन सभी को पढ़ते हैं। उसके बाद वी कवर ऑल द न्यूज़ रेलिवेंट टू द प्रीलिम्स एंड मैपिंग करते हुए, क्योंकि मैपिंग भी प्रीलिम्स में आता है, तो जो भी न्यूज़ यहाँ पर मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट आई होती है उसी कंट्री की हम मैपिंग करते हैं और वोकेबलरी के साथ में इस वीडियो का अंत करते हैं। अब आप लोगों का समय है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का। जल्दी से मुझे बता दीजिए प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है। स्टेटमेंट वन बाय वन मैं पढ़ूंगी और अभी आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना होगा। देखिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। कह रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव टू डेवलप एडवांस प्रोपल्यूजन सिस्टम फॉर इंटरस्टेलर ट्रेवल्स, यानी कि स्पेस के अंदर जो ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक एडवांस प्रोपल्यूजन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू अनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि एक मल्टीनेशनल मिलिट्री अलायंस है जो फोकस करेगी यहाँ पर डिफेंस स्ट्रेटजीज के ऊपर में और जो साइबर थ्रेट है या फिर ग्लोबल इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटरनेट से रिलेटेड उसके ऊपर। स्टेटमेंट डी कह रही है कि ये ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज के लिए बनाया गया है और ताकि ये इन्फेक्शन से होने वाली जो डिजीज़ होती है उनसे लड़ सके वर्ल्ड वाइड, उसके लिए बनाया गया है। तो जल्दी से मुझे अब इसका आंसर चाहिए कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुकी हूँ प्रीलिम्स रेलिवेंट न्यूज़ के अंदर, वो एक्चुअली में था किससे रिलेटेड।
चलिए, आई होप आप लोगों को आंसर जो है वो मिल गया होगा। तो मैं जल्दी से अब आपको आंसर बताती हूँ। आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। आरबीआई ने अभी ही हमने आपका पढ़ा था कि कैसे प्रोजेक्ट एक्सेस के अंदर में यहाँ पर क्या किया है, अपने आप को भी सम्मिलित कर दिया। इसमें मलेशिया जैसी कंट्रीज और जो साउथ एशिया की एंड ईस्ट एशिया की कंट्रीज है वो काफ़ी कंट्रीज है, और इसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि क्रॉस बॉर्डर जो रिटेल पेमेंट्स है उनको हम डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम जो होते हैं, फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पर यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनके साथ में कंप्लीट किया जा सके, तो वो एक तरीके से डिजिटल ट्रांजिशन हो सके। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीपीटी या फिर आपके लिए आपको प्रीलिम से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए स्टैटिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इस प्रकार से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका ऑफिशियल हैंडल ये है। यहीं पर एज अ पीडीएफ के रूप में वीकली बेसिस पर मैं आप लोगों को जो ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाती हूँ। इसके अलावा ये जो नोट्स बनाए गए हैं ये कोई एक बुक से नहीं बनाए गए हैं, 5 से 6 बुक्स जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट हाई क्वालिटी के नोट्स आप लोगों को मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी को भी एक भी रुपया देने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जनवरी 2025 से पहले आपको सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे, सो दैट अगर आप खुद से नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, वैसे तो मैं बोलूँगी कि आपको यहाँ से नोट्स देखने चाहिए और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट्स बनाने चाहिए, तरीका देखकर आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी बना रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं रहेगी प्रीलिम्स के लिए, अगर आप इन नोट्स को 8 से 10 बार पढ़कर जाते हो तो। नाउ आगे बढ़ते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। अब हम सारे आर्टिकल जो है उनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वुमन की मैरिज की एज है, शादी की एज है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दिया गया है। हम समझते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है उन्होंने ट्यूसडे को इस बिल को पास किया है, जिसमें जो ये बिल पास किया गया था उसको अमेंडमेंट किया गया है। कौन सा? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल, जो कि 2024 में अमेंड हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा बिल था। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो था वो 2006 में लाया गया था, और ये लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो मैम पार्लियामेंट में कोई यहाँ पर कानून बना, उसको स्टेट के अंदर अमेंड कैसे कर दिया गया, ये समझा दीजिए। बिल्कुल समझा दूंगी, क्यों नहीं। देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए जीएस पेपर 2 में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ेंगे कि बिल कैसे बनाए जाते हैं, कानून कैसे बन रहे हैं, और दूसरा हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो ये काम किया गया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएंगे, और क्या ये सही दिशा में हो रहा है, क्योंकि सेंटर ने भी ऐसी कोशिश की थी। हालांकि अभी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास में है, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी जब हमें समझ में आएंगी, अपनी रिपोर्ट देंगी, तब हम देखेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, तो हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर पीसीएम एक्ट की जो बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में जिसको लाया जाता है, ये एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो अलग अलग शक्तियां हैं, वो दोनों ही अपने कानून बना सकती है। लेकिन फिर इसके अंदर अमेंडमेंट क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो किया गया है वो किया गया है 7th शेड्यूल के चलते हुए। मैं हर बार आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ती हूँ कि हमारा संविधान 12 शेड्यूल में बटा हुआ है, 25 भागों में बटा हुआ है, एंड 450 से ज़्यादा आर्टिकल अब हमारे हो चुके हैं। उसी का जो 7वां शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर हम देखेंगे एक लिस्ट दी गई है, और ये जो लिस्ट दी गई है ये लिस्ट 3 भागों में बटी हुई है। पहला जो भाग होता है वो होता है यूनियन का, दूसरा यहाँ पर है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समावर्ती लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसके अंदर हम देख पाते हैं कि उन मुद्दों को रखा जाता है जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि यूनियन लिस्ट में वही मुद्दे रखे गए हैं जिन पे केवल और केवल यूनियन यहाँ पर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में वही है जो स्टेट बनाएगी, और बचे हुए कुछ ऐसी हैं 84 समथिंग एंट्रीज जिनको यहाँ पर दोनों ही कानून
बना सकते हैं। जस्ट एक पॉइंट जो हम देख पाएंगे वो क्या है कि जब भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कोई भी यहाँ पर रखा जाता है किसी भी लिस्ट को, किसी भी सूची को, तो उसके अंदर अगर पार्लियामेंट पहले ही कानून बना चुकी है और अब जो स्टेट ने कानून बनाया है वो उसको यहाँ पर चुनौती दे रहा है, यानी कि उसके विपरीत जा रहा है, तो जो हिस्सा विपरीत जा रहा है उसको वॉइड मान लिया जाएगा, यानी कि नल मान लिया जाएगा, खत्म माना जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसमें उनको सहमति दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कानून कैसे बनता है? देखिए, नॉर्मली जब हम स्टेट की बातें करेंगे तो हम देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश जो है उसके पास काउंसिल तो नहीं है, असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पहले एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके ऊपर उसकी रीडिंग होगी, 3 रीडिंग हम देख पाएंगे, और फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग बिल के हिसाब से मेजॉरिटी में हो जाती है तो बिल को भेजा जाएगा गवर्नर के पास में, और गवर्नर अगर अपना कंसेंट दे देते हैं तो बिल को पास मान लिया जाएगा और ये बिल बन जाएगा एक्ट। अगर गवर्नर अपना जो कंसेंट है वो नहीं देते हैं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नर इसको रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे कि इस पे पुनः विचार करिए, तो बिल पे दोबारा से वोटिंग होगी, दोबारा से गवर्नर के पास इसको भेजा जाएगा। ये होता है पूरा प्रोसेस। लेकिन गवर्नर के पास में एक और ऑप्शन होता है। गवर्नर के पास में जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है रिजर्व द बिल टू द प्रेसिडेंट। जब उनको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को आकर ही जो कॉन्सेंट है वो देना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के लिए उस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो थोड़ा खिलाफ जा रहा है तो उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमें उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दिया था जब यहाँ पर यूसीसी होते हुए हम देख पा रहे थे। नाउ अब जब ये चीज़ यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ली गई है तो हम हमें बाद में आने पर समझ में आएगा कि ये एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट क्या इसके ऊपर सहमति देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल के लिए जो मैरिज की एज है उसको मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर करने की बातें की गई हैं, क्योंकि मेल के लिए पहले 21 वर्ष होती थी और फीमेल के लिए 18, लेकिन हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि नहीं, हमें फीमेल के लिए भी इस एज को बढ़ाकर 21 कर देना है, सो दैट उनको भी एजुकेशन से रिलेटेड जो मौके हैं वो ज़्यादा मिल सके और जो एम्पावरमेंट है वो भी ज़्यादा यहाँ पर हो सके। चलिए समझते हैं कुछ और बातों को। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2024 जो है उसने चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के के अंतर्गत यहाँ पर शादी से रिलेटेड जो एक्ट है उसमें बदलाव किया है। अर्लियर जून 2024 में भी हम देखते हैं कि एक सेंट्रल बिल आया था जो कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के नाम से था, लेकिन उसको लोकसभा के अंदर में रोक दिया गया क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जो थी वो लाना तो चाहते थे, लेकिन फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे इनको स्टैंडिंग कमेटी के लिए अभी प्रपोज कर दिया गया था, रोक दिया गया था। 2021 का जो बिल था वो जया जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही लेकर आया गया था, लेकिन जब इसके खिलाफ हमें बहुत सारे अंतर्विरोध देखने को मिले तो इससे हमने मुंह मोड़ लिया। अब हम देखते हैं बेनिफिट क्या होगा अगर मैरिज की एज को बढ़ा दिया जाए। तो हम देख पाएंगे कि इससे एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जेंडर इक्वालिटी का, कि हमें किसी भी जो जेंडर है दोनों के दोनों में बराबरी लेकर आनी है, कोई भी पीछे ना रहे, तो वो एक जेंडर इक्वालिटी दिखाई देगी। दूसरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि जब छोटी उम्र में युवा अवस्था में किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, उसका जो गर्भ यानी कि बच्चे को जन्म देने की जो उसकी हेल्थ होती है, अगर वो उसको समय से पहले बच्चा होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके शरीर के ऊपर भी, उसके दिमाग के ऊपर भी। तो इसी वजह से यहाँ पर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों ही इससे अच्छी होगी, क्योंकि एक तो मैटरनल मोरालिटी रेट जो होगा वो घट जाएगा, यानी कि माता की जो मृत्यु दर होती है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। इससे टीनेज प्रेगनेंसीज भी कम होंगी। वुमेन एम्पावरमेंट इससे होगा, बेटर एजुकेशन देखने को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं वो उनके पास ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूजुअली 20 से 21 वर्ष की आयु तक कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो ख़त्म हो जाती है। नाउ ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 जो कि इनइक्वालिटीज़ को घटाने की बात करता है, इनको अचीव करने में भी मदद करेगा। लेकिन इसके कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे कि
लीगल मैरिज, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 18 साल की जो उम्र रखी गई थी उसमें भी बहुत सारी ऐसी मैरिजेस थी जो 17 में या 15 साल में या 16 ईयर्स में करवा दी जाती थी। अब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे जो पॉपुलेशन है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मैरिज यानी कि लीगल मैरिजेस करवाती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए इतना खर्च उठाना इतना आसान नहीं होता है। जो बहुत ही पुअर यहाँ पर लोग हैं और उनके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़्यादा पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है डॉटर की चॉइस को कंट्रोल करने के लिए, और ये मेटा सन प्रेफरेंस या फीमेल फोर्टिसाइड जो है उसको भी यहाँ पर देखने में मिल सकता है। बिकॉज वी नो कि पुबर्टी जो है वो 13 से 14 साल की उम्र में एक लड़की और लड़के दोनों में ही आने शुरू हो जाती हैं, और जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो भी इसी एज में होना शुरू हो जाता है। तो हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बिकॉज दैट इज बायोलॉजिकल। लेकिन हाँ, पेरेंट्स उसका मिसयूज जरूर कर सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि औरतों को, बच्चियों को मारा तक जाया जाए। और ये सोशल एंड कल्चरल पेट्रियार्किकल नॉर्म्स जो है उनको भी एड्रेस करने में फेल हो जाता है। हेंस ये हम इसके कुछ कंसर्न देख सकते हैं। तो अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट जो सबसे पहले आया था वो आया था यहाँ पर 1929 में, और ये लाया गया था एज अ श्रद्धा एक्ट के तहत। पे यहाँ पर जो लड़कियों की उम्र थी उसको 14 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था, और एज ऑफ बॉयज वर फिक्स्ड एज 18 ईयर, क्योंकि उससे भी छोटी उम्र में पहले बच्चों की जो शादी थी वो करवाई जाती थी। इसके बाद इसी एक्ट को यहाँ पर बदला गया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के साथ, जिसमें सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एज जो थी ब्राइड के लिए 18 साल कर दी गई थी और ग्रूम के लिए इसको 21 वर्ष का कर दिया गया था। एंड हेंस हमेशा से हमारा जो टारगेट है से नो टू चाइल्ड मैरिज, उसको हम इसके प्रति देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, जीएस पेपर 3 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर भी मुझे लगा कि कुछ और आंकड़े, और क्योंकि आज आया ही हुआ है तो क्यों ना एक बार इसको फिर से डिस्कस किया जा सके। हम देखते हैं कि 10 साल हो चुके हैं जन धन योजना को, और ये योजना 2014 के अंदर में 15 अगस्त को जब हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे उस साल में घोषित की गई थी, लेकिन बाद में ये 28 अगस्त को हम देखते हैं कि किस प्रकार से लागू की गई। अब इसमें किया क्या गया था, चलिए समझते हैं। इसके अंदर फंडिंग बहुत हुई थी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय पे 53 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जन धन अकाउंट्स को हम इंडिया में देख पाएंगे। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। हमने बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर हमारी जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है उसके अंदर लोगों को इंक्लूड किया है, उसके अंदर लोगों को सम्मिलित किया है। तो ये हमारा एक, हम बोलेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव रिजल्ट इससे देखने को मिला है। इसी के अंदर 1 लाख इंश्योरेंस के रुपए जो है वो दिए जाते हैं। ये पहला ऐसा बैंक अकाउंट था जिसमें अगर आपने कोई भी पैसा नहीं रखा है तो आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होगा, आप जीरो बैलेंस इसमें आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अलग से आपके ऊपर पैसे नहीं लगेंगे। इसके अंदर ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर आपको पोजीशन दी गई थी, यानी कि आप 10,000 रुपये जो है एक साल में ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और इसी का अंदाज़ा हमें ये देखने को मिला है कि इसमें 55% से ज़्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट देखने को मिलते हैं, एंड मोर देन 70 से 67 से 70% यहाँ पर रूरल जो एरिया है यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका इंक्लूजन इसके अंदर ज़्यादा हुआ है, अर्बन क्षेत्र में ये कम मिले हैं। इसके अंदर एक रुपए के कार्ड को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया था और दिया गया था, ये हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोर देन ½ बिलियन बैंक अकाउंट जो है वो ऑलरेडी डिमांड बैंकिंग सर्विस के अंदर खुल चुके हैं। दूसरा जो पेमेंट सॉल्यूशन था जैसे कि यूपीआई वगैरह, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि इंडिया को एक डिजिटल स्टेटस दिलवा रहा है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड
तीसरा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो एक आर्किटेक्चर बनाया गया है कि यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेनिफिट को, लोगों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर पैसों को भेजा जा सकता है, सो दैट कोई बीच में उनके पैसे जो होते हैं, रुपए जो होते हैं, उनको जो स्कीम होती है जिसका फ़ायदा मिलना चाहिए उसको ना खा ले। ये भी हमें इसमें ज़रूर देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल इसकी सक्सेस थे। ये भी आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल जो है वो आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हाउ इसरो डिजाइन्स ह्यूमनॉइड स्कूल विच विल बी यूज्ड इन गगनयान। तो गगनयान मिशन हमें पता है 2025 में हमारा जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो कंडक्ट करने वाले हैं, और पहली बार इंडिया से एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे उनको भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर, सो दैट वो स्पेस में जाकर यहाँ पर समझ पाए कि स्पेस किस तरीके से काम करता है। यानी कि हमें पहले भी पता है, लेकिन आज तक कभी भी ह्यूमन एस्ट्रोनॉट जो है वो अभी तक स्पेस में नहीं गए थे इंडिया की तरफ से। ऑल्दो नासा के अपोलो मिशन पे और रशिया के लूना मिशन पे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स बाहर जा चुके हैं, उनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी बन चुका है, और इंडिया खुद का अपना स्पेस स्टेशन भी बनाने की सोच रहा है 2030 तक। अब उन्हीं को हेल्प करने के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं व्योम मित्रा। व्योम मित्रा जो है वो एक फीमेल हाफ ह्यूमनाइड स्कल लेकर यहाँ पर बॉडी होने वाली है। इसकी आर्म्स भी होंगी, ऑल्दो ये क्या है, रोबोट होगा, लेकिन इसके हाथ भी होंगे, इसका टॉर्सो भी होगा, इसका हेड भी होगा जो कि मूवमेंट कर पाएगा। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल हमने इसके ऊपर एस्पेक्ट बनाए हुए हैं, इसके स्कल को हमने डिजाइन कर लिया है। इसका फेस होगा, मूवेबल आर्म्स, टॉर्सो के साथ में एक नेक होगी जो कि फंक्शन कर पाएगी ऑटोनोमसली यहाँ पर स्पेस के अंदर। व्योम मित्रा का सीधा सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पेस फ्रेंड, यानी कि ये हमारे जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं उनको भी मदद करेगी। और पहले इसी को स्पेस में भेजकर एक बार टेस्ट किया जाएगा कि क्या क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाले, और फिर इनके साथ में एस्ट्रोनॉइड्स के साथ में भी इनको भेजा जाएगा, ताकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे काम आते हैं जैसे कि बाहर से किसी चीज़ को जाकर ठीक करना है, वो सारे काम इनके द्वारा किए जा सके और हमारे जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं उनको बाहर ना निकलना पड़े अपने स्पेस क्राफ्ट से। तो इस वजह से भी इनको भेजा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बात कर रहा है हाई अमाउंट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन इंडियन पर्सनल केयर प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, अगर आप लोग भी किसी फेस वॉश या फिर किसी और ऐसे पर्सनल केयर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक रिजल्ट जो है वो सामने आया है। ये स्टडी पब्लिश की गई है एमर्जिंग कंटेमिनेट्स जर्नल के अंदर। रिया के एलेक्स जो कि एक थर्ड ईयर पीएचडी स्कॉलर है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के अंदर, वो बताती है कि पॉलीथीन जो कि एक डोमिनेंट पॉलीमर है माइक्रोप्लास्टिक के अंदर, और इसका साइज जो होता है वो 5 mm से भी छोटा होता है। माइक्रो बीड्स इसकी बनती है जो कि 5 mm डायमीटर के अंदर है। तो यहाँ पर 45 सैंपल्स को लिया गया था, जिसमें फेस वॉश, फेस स्क्रब, शावर जेल, बॉडी स्क्रब जो भी इंडिया में रेडली अवेलेबल होते हैं और जिनको नेचुरल कहकर प्रमोट किया जाता है कि ये तो बड़े प्राकृतिक हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके अंदर हम देख पाएंगे कि उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सेलुलोज माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। नाउ इसकी वजह से आज के समय पे हम इंडियन पॉपुलेशन में भी ये देख पाते हैं कि मैनी अमाउंट ऑफ पीपल जो है उनके खून में, उनके ब्रेन में, उनके यूरिन के अंदर भी हमें माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलता है। और आप समझ जाइएगा कि प्लास्टिक इतने नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, तो सोचिए अगर वो आपके खून में बह रहे हैं, अगर वो आपके ब्रेन तक पहुंच गए हैं, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करते होंगे, और वो तो ख़त्म ही नहीं हो सकते ना। तो आपकी बॉडी को और आपकी एज पे और आपकी हेल्थ पे कितना नेगेटिव यहाँ पर असर होगा। तो ये एक आर्टिकल था जो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खास करके बायोटेक के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा, जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन के अंदर यहाँ पर एम्स में। अब हम फिलहाल देखते हैं, ये कह रहे हैं शार्पनिंग इंडियाज एंटी ट्यूबरक्लोसिस फाइट। एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बात यहाँ पर हो रही है। इनका बताना है कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबल टीबी बर्डन है उसका लगभग 1/3 तो केवल और केवल इंडिया में ही देखने को मिल जाता है। पॉलिटिकल विल बहुत है, टीबी को ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में ही हमने एक चैलेंज जो था मिस टीबी केसेस का, वो लगभग
लगभग 25.1 लाख टीबी के पेशेंट ऐसे थे जिनको डायग्नोस किया गया था, यानी कि डायग्नोस तो औरों को भी किया गया था, लेकिन अगर अर्ली डायग्नोस हो जाता है, अर्ली जांच अगर हो जाती है और पता चल जाता है कि इनको टीबी है, तो उनका इलाज करना भी आसान हो जाता है। इसी वजह से डायग्नोसिस को यहाँ पर किया गया था। हाउएवर अभी भी जो हमारा गोल है कि टीबी को पूर्ण तरीके से एलिमिनेट कर देना है, पूर्ण तरीके से ख़त्म कर देना है कंट्री से, वो अभी काफ़ी दूर है। और उसके लिए क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो है रेजिमेंट्स एंड इशू है, जैसे कि पहले तो लो हॉन्गिंग फ्रूट्स जो है उनको हमें यहाँ पर काम करना चाहिए, जैसे कि दवाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर WHO ने रिकमेंड किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि शॉर्टर रेजिमेन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो है उसके लिए लेकर आओ। मान लीजिए किसी को टीबी हो गया, अब उनकी जो टीबी है वो ड्रग रेसिस्टेंट हो गई है, अब उनको दवाई का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। अब उनको ठीक करने के लिए कम से कम 12 से 18 महीने तक उनको डेली की 12 से 13 पिल्स जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, वो खानी पड़ती हैं। एंड इट इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि आपको बार बार हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ेगा, आप रोज़ की इतनी इतनी दवाइयाँ खाएंगे और इतने लॉन्ग टर्म के लिए खाएंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है उस इंसान का। और मान लीजिए जिसको टीबी है वही घर में एक कमाने वाला है, तो सोच कर देखिए अब जो फैमिली है क्या वो पॉवर्टी के अंदर नहीं खसती चली जाएगी, ये हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से WHO ने नई दवाइयों यहाँ पर दिया और कहा है कि 6 महीने के अंदर, 18 से 24 महीने का जो ये कोर्स है उसको 6 महीने के अंदर लेकर आना पड़ेगा, और मिनिममली यहाँ पर 5 से 6 ऐसी दवाइयाँ हों जो उनको खाने को मिले। तो वो रिकमेंडेशन WHO की तरफ से आई है और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका असर ज़्यादा, इसका सक्सेस रेट हमें देखने को मिलता है कि 89% है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जब हम 12 से लेकर 24 महीने का जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देते हैं वो 68% है। तो 89% आप लगभग 90% ही मान के चलिए कि यहाँ पर सक्सेस रेट इसका मिलता है। ये रिपोर्ट भी हमें मिली थी 2023 की इंडिया टीबी रिपोर्ट के अंदर, वहाँ से हमें समझ में इसके आता है। और लगभग 80 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो ऑलरेडी BPAL-M रेजिमेंट, यानी कि जो ये 6 महीने का कोर्स है, इसके ऊपर आ चुकी हैं। और इसमें ज़्यादातर वही कंट्री है जिसमें 20 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज यहाँ पर इसको लेकर आ रही हैं। इसके लिए इंडिया को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए लगभग इंडिया को $740 मिलियन, यानी कि लगभग 6108 करोड़ रुपए जो है वो हेल्थ सिस्टम के ऊपर लगाने पड़ेंगे, सो दैट कंट्री में ये सारी चीज़ें काम हो पाए। अब दूसरा सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल ढंग से हो कैसे। मान लीजिए हमने इतने पैसे लगा भी दिए, इसको ले भी आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब इसका बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सके। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है डायग्नोसिस की एंड स्क्रीनिंग की ही, यानी कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डायग्नोसिस करवाया जाना चाहिए। हेल्थ कैंप लग सकते हैं कि आप लोग आइए, आराम से अपना टेस्ट जो है वो करवाइए फ्री के अंदर, ताकि हमें पता चल सके बहुत ज़्यादा डाटा का। दूसरा यहाँ पर स्क्रीनिंग हो, अवेयरनेस हो, जागरूकता हो लोगों तक। आजकल फ़ोन के ऊपर यूट्यूब वगैरह बहुत चलाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर जो एड्स है, जैसे इलेक्शन की एड्स चल सकती हैं, वैसे ही ऐसे अवेयरनेस एड्स भी चल सकती हैं। वैसे उनको मैसेज भेजे जा सकते हैं। गांव के अंदर में, यहाँ पर स्कूल के अंदर ये सब करवाया जा सकता है, टीबी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये सब यहाँ पर करवाने की काफ़ी आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि एक बहुत ही अच्छा फैसला था के कविता का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया PMLA एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ED की भूमिका को हम देख पाते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को करवाया था एंटी करप्शन एक्ट के बारे में, जो कि CBI से रिलेटेड हमें दिखाई दे रहा था। अब ये कह रहे हैं कि ये PMLA एक्ट जो है और इसके ऊपर जो ED यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने केस में यहाँ पर बेल देकर तो बहुत अच्छा किया के कविता को, और उन्होंने जो बेल दी है वो एक्चुअली में ये बात सिद्ध करती है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो ये उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सिद्ध कर दिया। लेकिन अब जो अदर स्पेशल लॉज है, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, इन सब को भी यहाँ पर
थोड़ा बहुत बदलाव की आवश्यकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। खास करके ईडी की शक्तियाँ कितनी हैं, कितने सारे केसेस ईडी लेकर आते हैं और उनमें से आज तक केवल और केवल 25 केस ही ऐसे हैं जो जुडिशियल इंटरवेंशन करके आगे बढ़ पाए हैं। ऑल्दो सक्सेस भी बहुत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सक्सेस हम कम नहीं कह सकते, क्योंकि एक समय पे कहाँ केवल 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसको कॉन्फिस्केट किया गया था, वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन स्टिल ये जो लगा रहे हैं उसको बहुत लंबे समय तक जिनको भी लेकर आ रहे हैं उनको जेल में रखा जाता है जुडिशली, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन ही उस इंसान के ऊपर है जिसके ऊपर अक्यूजेशन लगी हुई है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी को अपनी इनोसेंट को प्रूव कर पाना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पीएमएलए का फ्रेमवर्क बना हुआ है इसके ऊपर हार्श प्रोविज़न जो भी हैं उनमें रिलीव करने के लिए कुछ बदलाव लाया जा सके, और ये और ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज नाउ इट शुड रिव्यू पीएमएलए एक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि किस प्रकार से इंडिया एंड रशिया जो है उन्होंने हैंडल इमरजेंसीज को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन कर लिया, अग्रीमेंट साइन कर लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया और रशिया ने अभी हम देख पाते हैं कि एक जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट 2025-26 के लिए साइन किया है। ये किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय एंड कुरकॉव अलेक्जेंडर, जो कि यहाँ पर रशियन फेडरेशन के मिनिस्टर हैं फॉर सिविल डिफेंस, उनके द्वारा। और ये कह रहे हैं कि हम जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं इमरजेंसीज एंड एलिमिनेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये मॉस्को के अंदर साइन किया गया, जिसमें अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो दूसरी कंट्री उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर आगे खड़ी हुई मिलेगी। ये 1 साल के लिए हमने फिलहाल इसको ज्वाइन कर लिया, जो कि हमारे रिश्तों को और अच्छा बनाएगा। दूसरा आर्टिकल फिर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, जो कि हम देखेंगे डिफेंस के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए समझते हैं। इंडिया ने यूएसए के साथ में एक डील साइन की है जिसमें 73,000 जो SIG 716 राइफल्स है उनको यहाँ पर मंगाया गया और उसका जो ऑर्डर है उसको रिपीट कर दिया गया दोबारा से, और इनकी डिलीवरी होगी 2025 के एंड तक। हम देखेंगे हमारी आर्मी के अंदर इसको 750 करोड़ रुपए की डील थी, जो फरवरी 2019 में भी पहली बार SIG 716 राइफल्स के लिए क्या की गई थी, साइन की गई थी। तो हमारी आर्मी को ये ज़्यादा बेहतर बनाएगी। ये लगभग 3.82 kg की यहाँ पर पिस्टल या रेंज राइफल हम बोल सकते हैं इसको, जिसका रेंज जो है वो 600 मीटर की है, और ये ज़्यादा कैपेबल है जो इंसास आज के समय पे हम इस्तेमाल करते हैं आर्मी में उससे ज़्यादा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है चंदीपुरा वायरस के बारे में। WHO का बोलना है कि इसका ट्रांसमिशन और भी ज़्यादा हो सकता है। करंट आउटब्रेक जो है चंदीपुरा वायरस का इंडिया के अंदर वो लार्जेस्ट देखा जा रहा है पास्ट 20 ईयर्स के अंदर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। चंदीपुरा वायरस क्या है? चंदीपुरा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद में ये आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुँचकर उसको इन्फ्लेमेटरी बना देता है, यानी कि सुझा देता है, सूजन आ जाती है, और जिसकी वजह से 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में ही जिस भी इंसान को ये हुआ है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इतना खतरनाक ये वायरस है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ना तो इसकी कोई वैक्सीन है और ना ही अभी तक हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट है। यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो केवल और केवल सपोर्टिव केयर होती है, कि उनको खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई दे दी, फीवर आ रहा है तो फीवर की दवाई दे दी, यानी कि हम सिम्टम्स पे ही सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। अब WHO का बोलना है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और ख़ास करके ये गुजरात में फ़िलहाल बढ़ रहा है। पहले भी जब हम देखते हैं तो 2012 में जब ये एक बार काफ़ी बढ़ा था, उस समय पे भी ये महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए हम देख पाते हैं कि अभी अगस्त 15 से लेकर भी हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 245 केसेस जो हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से 82 लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि लगभग 33% इसका डेथ रेशो है। 64 जो थे वो कंफर्म केसेस थे इसके साथ में, और ये बच्चों को ज़्यादा
प्रभावित करता है, तो बच्चों को इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, जो कि इकोनॉमी के पॉइंट से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हम देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो ट्रिपल हो जाएंगी नेक्स्ट 5 ईयर के साथ में। पीडब्ल्यूसी की ये रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि इंडिया की पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है ना वो 3 गुना बढ़ जाएंगी। आज के समय पे ये हम देखेंगे 2023-24 में 159 बिलियन ट्रांजेक्शन हो चुकी है, यानी कि 1590 करोड़ ट्रांजेक्शन जो है एक आदमी ने दूसरे को भेजा वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। बिलियंस की हम बात कर रहे हैं, और ये 2028 से 29 के समय तक 481 बिलियन हो जाएगी, जो कि यहाँ पर लगभग 3 गुना हो जाता है। और इसका रीज़न भी यही है कि आज के समय पे 200 मिलियन से ज़्यादा ऐसी वुमन है जो डिजिटल इकोसिस्टम में है ही नहीं। यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई जो कि थी वुमन वर्ल्ड बैंकिंग के ऊपर, जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बताया गया। और उसी में ये बताया गया कि आज के समय पे भी लगभग 20 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कोई भी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई है। लेकिन हाँ, अब आगे बढ़ते बढ़ते उनको भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, जिससे रिजल्ट यहाँ पर हमारे अच्छे होंगे। नेक्स्ट, अब हम हमारी जो कंपोनेंट है इस वीडियो का वो है प्रीलिम्स अबाउट रिलेटेड न्यूज़, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली ही न्यूज़ जो हो जाती है वो यहाँ पर बात कर रही है एक बर्ड के बारे में, जो कि है नॉर्दर्न बॉल्ड लिबिस। अब आप ये बोल्ड इसको क्यों बोला जा रहा है, यानी गंजा, वो आप देख ही पाएंगे कि कैसे इसकी गर्दन पे बहुत सारे बाल हैं, लेकिन जब हम इसके सिर को देखते हैं तो इसके सिर के ऊपर एक्चुअली में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। ये एक ऐसा बर्ड है जो कि यूरोप में पाया जाता था, इसी वजह से इसका नाम भी नॉर्दर्न इसके आगे लगा हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको जाना पसंद था, लेकिन 2018 में ये एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो गया था यूरोप के अंदर। अब ये वापस फिर से उसमें माइग्रेट करके विंटर में देखने को मिला है। हम देख पाएंगे रिव्यू किया गया है इसको, ब्रीडिंग करके इनको दोबारा से ब्रीड किया गया है, और पिछले 20 सालों से ये कोशिश की जा रही थी जो अब सफल हुई है। ये स्पीशीज जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में IUCN के द्वारा 2018 को रखी गई थी, अब इसको चेंज करके इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको डाल दिया गया कि हाँ खतरा है, लेकिन उतना खतरा नहीं है कि अब ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली है, लेकिन अभी भी इसका खतरा है। नेटिव अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हम देख पाएंगे कि नेटिव ये है नॉर्दर्न अफ्रीका के और साउथ वेस्ट एशिया के, तो यहाँ के नेटिव हम इस बर्ड को देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है एक रिपोर्ट जो कि छापी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये रिपोर्ट है माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटी के नाम से। और ये रिपोर्ट 2023 में बताती है कि कैसे जो भी इंडियन माइग्रेंट्स हैं या जो भी बांग्लादेशी लोग हैं जो लो स्किल्ड भी हैं, मैं आपको सिर्फ इंडिया की तरफ से बताऊंगी, वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि लो इनकम कंट्री मान लीजिए इंडिया, और वहाँ से वो हाई इनकम कंट्री किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, या फिर USA के अंदर जा रहे हैं, या कतर के अंदर जा रहे हैं, इन सभी कंट्री में जाते हैं, तो चाहे उनके अंदर स्किल बेशक कम हो, लेकिन उनकी जो इनकम है वो डबल यहाँ पर हो जाती है, 2 गुना ज़रूर हो जाती है। अगर वो यहाँ पर 30,000 रुपये पर मंथ कमाते होंगे या 10,000 कमाते होंगे, तो वहाँ पर जाकर ये प्रोबेबिलिटी है कि उनकी जो इनकम होगी वो 50,000 से 60,000 के बीच में हो जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली 40% ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो यहाँ पर वापस अपनी होम कंट्री में आ जाते हैं। और दूसरी बात, जितना ये लोग कमाते हैं उसका 85% जो खर्च होता है वो खर्च होता है इंडिया में, और इससे इंडिया को फ़ायदा तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि ये रेमिटेंस करते हैं, वापस इंडिया में चीज़ों को भेजते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सेकंड बुद्धा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि है ऑन गुरु पद्मा संभवा। उनकी लेगेसी हम देख पाएंगे 28 अगस्त को ये शुरू हुआ है। कहाँ पर हो रहा है? बिहार के अंदर, और बिहार में भी हम इसको देख पाएंगे कि ये नालंदा के अंदर अभी किया जा रहा है। नालंदा को आप लोगों को पता ही है कैसे दोबारा से रिवाइव किया गया है, और इस रिवाइवल के अंदर हम देख पाएंगे अब यहाँ पर जो कि मोस्ट रिवर्व्ड फिगर है बुद्धा धर्मा का, उनको बुद्धिज़्म को हिमालय तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर याद किया जा रहा है। क्यों इनको याद किया जा रहा है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए, गुरु जो यहाँ पर हम बात करें पद्मा संभवा की, ये एक्चुअली में यहाँ पर गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि प्रीशियस गुरु, क्योंकि इन्होंने तांत्रिक बुद्धिज़्म को यहाँ पर हम देख पाएंगे कैसे
जो तिब्बत है वहाँ तक फैलाया और वज्रा मास्टर ये बने, जो कि वज्रायन उस समय पे तिब्बत के अंदर क्योंकि ये सिखा रहे थे, तो इसी वजह से आप इनकी जो इमेज भी देख पाएंगे वो यूजुअली यहाँ पर इंडियन जो बुद्धिस्ट यहाँ पर हमारे गुरु होते थे उन जैसी नहीं दिखाई दे रही है, राइट, उन जैसी मोंक जैसी नहीं दिखाई दे रही है। रेदर ये आपको थोड़ा सा तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर आप सिद्धार्था जी की जो है उनको भी देख पाएंगे, अदर जो इनसे निकल कर गुरु आए उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये 8वीं सेंचुरी के अंदर में साम्य मॉनेस्ट्री जो है वो पहली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी जो इन्होंने जाकर तिब्बत के अंदर बनाई थी, और वहाँ पर इन्होंने एक तांत्रिस्ट की तरह योगाचार्य सेक्ट के ये मेंबर बने थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे इंडियन नेवल शिप जो है, जो कि है तबर, वो एक्चुअली में मलांगा तक पहुंच गया है और 2 दिन की ये विजिट थी। तो हम देखेंगे आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस कहीं पर भी देखेंगे तो हमेशा समझ आइएगा कि इंडियन नेवल शिप की बात हो रही है। ये एक्चुअली में यहाँ पर मलंगा स्पेन के अंदर पहुँच गया है, और ये हमारे आईएन जो एक स्वॉर्ड आर्म फ्लीट है, तो स्वॉर्ड आर्म फ्लीट जो हमारी ब्रांच बनाई गई है मुंबई के अंदर वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर, उसका एक भाग है। और ये एयर से, सरफेस से, इन सभी चीज़ों से यहाँ पर क्या कर सकता है, मिसाइल को छोड़ भी सकता है और अपने आप को उनसे डिफेंड भी कर सकता है मैरीटाइम मिशन के अंदर में। इसके अलावा हम देखेंगे स्पेन के साथ में, तो हम देख पाएंगे इंडिया और स्पेन जो थे उनके रिश्ते 1956 से ही शुरुआत हो गई थी, जहां पर स्पेनिश एम्बेसी जो थी न्यू दिल्ली के अंदर खुल गई थी, और इंडिया ने एक्नॉलेज किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्पेन में भी ध्यान में रखते हुए। अब हमारा जो आईएनएस तबर है वो 2 दिन की विजिट के लिए गया है बायलैटरल रिश्तों को दिखाने के लिए यहाँ पर इंडिया और स्पेन के, ताकि अच्छे से हमारे रहे, और इसी के अंदर ये अब और काम करने वाले हैं। 2 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल इंटरेक्शन किए जाएंगे स्पेनिश जो नेवी है उनके साथ में। ये सब हमें इंफॉर्मेशन समझ में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो कि पीआईबी के ऊपर यहाँ पर छापी गई थी। नेक्स्ट हम हमारा आर्टिकल देखते हैं, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर हुआ है। कहाँ डिस्कवर हुआ है, ये हमें दिखाई देता है तुर्की के अंदर। तुर्की में देखिए तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि लगभग 13,000 पीछे अगर साल हम जाते हैं तो एक गोबेकली टेपे नाम की जगह हम तुर्की में देख पाते हैं, जहाँ पर एंशियंट साइट ऑफ तुर्की मानी जाती है, जिसमें ये कैलेंडर उसके जो पिलर्स हैं उसके ऊपर हमें खुदा हुआ दिखाई दिया है। तुर्की के अगर ऊपर देखें तो हमें ब्लैक सी के साथ मैरीटाइम बाउंड्री दिखाई देती है। तुर्की एक ऐसी कंट्री है रशिया की तरह जिसका कुछ भाग जो है वो यूरोप में आता है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट इज इन एशिया। इसके अलावा इसकी मैरीटाइम बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ भी यहाँ पर टच होती है साउथ में, और ऊपर ब्लैक सी के साथ में। यहाँ पर कॉस्केशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इसकी बाउंड्री लगती है, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो कि यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रही हैं। इधर से ये ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, फिर इराक के साथ, देन सीरिया के साथ भी बॉर्डर इसका शेयर होता है, और ऊपर बुल्गारिया जो कंट्री है और ग्रीस जो है इनके साथ में भी इसका बॉर्डर यूरोप में शेयर होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं यहाँ पर स्टोन पिलर के ऊपर कैसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से सोलर लूनर कैलेंडर दोनों को लिखा गया था, सूर्य के हिसाब से चलने वाले कैलेंडर को और चांद के हिसाब से चलने वाले कैलेंडर को, जो कि लगभग यहाँ पर सेलेस्टियल इवेंट जो होते हैं 10,850 साल पहले जो एक कॉमेट स्ट्राइक भी हुआ होगा, उन सारी चीज़ों की भी हमें गिनती यहाँ पर दिखाई गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं इनको टाइम को ट्रैक करना आता था, इनको जो ये पूर्णिमा होती है, एकादशी आती है, ये सब ट्रैक करने आते थे, और कॉमेट अगर कोई आसमान से आकर धरती से टकरा रहा है तो उसको भी समझना इन लोगों को आता था। गुलबली टेपे की बात करते हैं तो ये एक राउंडेड ओवल शेप का रेक्टेंगुलर हम इसकी शेप को देख पाएंगे, जो कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर है। मेगालिथिक क्या होता है, एक ही चट्टान से बनाया हुआ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे ये मेगालिथिक है, ठीक है। इसके अलावा मेगालिथिक जो हम नियोलिथिक से पहले का समय भी देख पाते हैं, स्टोन एज की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि मोनोलिथिक होता है, एक ही चट्टान से बना हुआ। स्टोन एज में हम देख पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर
3 भागों में इसको बांटते हैं पैलियोलिथिक के अंदर, देन वी कैन डिवाइड इट टू मेसोलिथिक, और उसके बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर नियोलिथिक। तो नियोलिथिक एज जो कि लगभग 9600 से लेकर 8200 BCE के बीच के अंदर हम देख पाते हैं। उस समय पे ये हंटर गैदरर जो होते थे, शिकारी भी थे और आखट्टक भी थे, वो चीज़ों को इकट्ठा भी करते थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया होगा और वो यहाँ पर रहते होंगे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी एक हम देख पाएंगे इसको दर्जा दिया गया है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का काम क्या होता है? कंजर्वेशन का, इनको बचाने का, इनका संरक्षण करने का। और इसके अंदर कल्चरल और नेचुरल दोनों ही तरीके की साइट्स जो है वो आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं मैपिंग की तरफ और देख पाते हैं रशिया को, क्योंकि रशिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया है तो उसी को हम थोड़ा सा समझेंगे। रशिया की लोकेशन देखेंगे तो देख पाएंगे कि रशिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और वो एशिया में सबसे नदर्न पॉइंट के ऊपर हमें दिखाई देती है। रशिया से यहाँ पर आर्टिक सर्कल जो है वो होकर गुजरता है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। इसी वजह से इसका ऊपर का जो भाग है वो टुंड्रा क्लाइमेट को दिखाता है, जिसमें हम बर्फ को देख पाएंगे। नीचे हम यहाँ पर साइबेरियन जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, बिकॉज देर इज अ आर्टिक साइकिल, तो वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको रशिया के बारे में और बातें बताऊं तो रशिया जो है वो आधा यहाँ पर हम यूरोप में देख पाएंगे और इसका आधा हिस्सा एशिया में देख पाएंगे। तो जो एशिया का हिस्सा है उसको पूरे को साइबेरिया बोला जाता है, और जो यहाँ पर यूरोप में आता है उसको यूरोपियन प्लेन बोला जाता है। यूरोपियन प्लेन यानी यूरोप के रशिया के हिस्से में ही मॉस्को, इसकी कैपिटल भी हमें दिखाई देती है। और जो नेचुरल यहाँ की बाउंड्री है एशिया और यूरोप की, वो है यूराल माउंटेन की। यूराल के जो पहाड़ हैं वो नेचुरली इसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। इसी यूराल माउंटेन में से हम ओब रिवर को निकलते हुए भी देखते हैं और यहीं से यूराल रिवर को भी देखते हैं, जो कि कैस्पियन सी के अंदर जाकर गिरती है। इसी में हम वोल्गा रिवर, जो कि रशिया की गंगा जिसको बोला जाता है, उस रिवर को भी देखते हैं, जो कि अगेन कैस्पियन सी, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फ्रेशेस्ट वाटर लेक भी हम देख पाते हैं, उसके अंदर देखते हैं। वैसे तो ये सी है लेकिन ये एक्चुअली में कैस्पियन लेक है। फिर हम इसी के सहारे यहाँ पर इसका बॉर्डर टच होते हुए ब्लैक सी को भी देख पाएंगे और इसी में हम यूरोपियन प्लेन को देख पाएंगे। यहाँ पर एक जो सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है उसका एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह हम देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर लास्ट में बहुत ही एंड तक रशिया के चला जाता है यहाँ तक। इसके अलावा हम देख पाएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर को, जिसमें यानसी रिवर आती है, ओब रिवर आती है, इसमें लीना रिवर हम देख पाएंगे। यानी कि रशिया के अंदर वर्ल्ड की बहुत सारी लार्जेस्ट रिवर्स में दिखाई देती हैं, जो कि 7000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो आपस में मिलकर चलती हैं। वेस्ट साइबेरियन प्लेन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो कोलमक्का माउंटेन्स को भी यहाँ पर देख पाएंगे। देन चरस्की रेंज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा ऊपर इस तरफ में हम बायरंगा माउंटेन्स को देख पाएंगे। इसकी बाउंड्री यहाँ पर सी ऑफ ऑस्तक से मिलती है। सी ऑफ ऑस्तक के नीचे हम सी ऑफ जापान को देख पाते हैं और इधर पैसिफिक ओशन को भी हम देख लेते हैं। ये था रशिया के बारे में। यहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है वो है लेक बाइकाल, जो कि अंदरूनी हमें दिखाई देती है और जो कि काफ़ी क्लोज है चाइना के साथ में भी, क्योंकि ये हमें यहाँ के सदर्न रशिया के अंदर दिखाई देती है सयान माउंटेन्स के साथ में, जो कि बहुत ही लार्जेस्ट लेक ऑफ रशिया है। अब हम देखते हैं वोकेबलरी को, जो कि हमारा आज का वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपील कर देना या ख़त्म कर देना। एक लॉ हो सकता है, कोई राइट हो सकता है, कोई फॉर्मल अग्रीमेंट हो सकता है। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट था जो बनाया गया था और इसको रिपील कर देना, इसको हटा देना, यानी कि एब्रोगेट कर दिया गया। एब्रोगेशन हम इसको देख पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लुमिनियस। लुमिनियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही चमकदार है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, ब्राइट लग रही है, शाइनिंग है। जैसे कि इससे रिलेटेड एक और फैक्टर है लुमिनियस फ्लक्स का, यानी कि जितनी ज़्यादा लुमिन वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो लुमिन क्या होती है यहाँ पर हम, यानी कि ब्राइटनेस से ही इसको देख पाते हैं, चमक से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक जुड़े हुए हैं। मुझे पता है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी है, तो इसको अच्छी लगने के साथ साथ में लाइक करके भी मुझे दिखा दीजिए, मुझे भी उससे बहुत अच्छा लगेगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि इससे अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।